हेलो दोस्तों, कल्पना करें 3000 साल पुरानी दुनिया की, जहां गांवों में आग जल रही है, मंत्रोच्चारण गूंज रहे हैं और लोग जीवन और ब्रह्मांड के बड़े सवालों पर विचार कर रहे हैं। ये था उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, जब भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव रखी गई। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये उस दौर की गाथा है जब यज्ञ, राजा, दर्शन ने मिलकर एक सभ्यता को आकार दिया। तो तैयार है? चलिए इस रोमांचक दुनिया में चलते हैं, जिसे वैदिक ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों ने जीवंत किया। क्या था उत्तर वैदिक काल? ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का दौर था, जब आर्य लोग खाना बदोश पशुपालक जीवन से आगे बढ़कर खेती बाड़ी करने वाली बस्तियों में बसने लगे। पहले वो पंजाब में थे, लेकिन अब गंगा यमुना दोआब तक पहुंच गए। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, इसे इतिहासकार जनजातीय जीवन से संगठित राज्यों की ओर बढ़ता कदम मानते हैं। इस दौर में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और बाद में ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद जैसे ग्रंथ सामने आए। ये ग्रंथ न सिर्फ यज्ञों को संरक्षित करते थे, बल्कि आत्मा, विश्व की सच्चाई जैसे गहरे सवाल भी उठाते थे। अब इनका भौगोलिक विस्तार और बस्तियों का आकार कैसा था, जरा सोचिए। आर्य लोग सामान बांधकर भारत की गंगा के मैदानों की ओर बढ़ रहे हैं। सिंधु और सरस्वती घाटियों से शुरू होकर वे कुरु, पांचाल और फिर कौशल और विदेह जैसे इलाकों तक पहुंचे। शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा नदी का जिक्र है, जो शायद आज की गंडक नदी है। पुरातात्विक खोज जैसे पेंटेड ग्रेववेयर, मिट्टी के बर्तन, इन इलाकों में सुनियोजित गांवों की पुष्टि करते हैं। ये सिर्फ प्रवास नहीं था, यह स्थानीय जनजातियों के साथ सांस्कृतिक सम्मिश्रण था, जिसने वैदिक समाज को और समृद्ध बनाया। अब उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? क्या वर्ण व्यवस्था जटिल होती जा रही थी? अब समाज की बात करें तो पहले वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी, लेकिन अब ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, किसान और व्यापारी और शूद्र, श्रमिक के बीच जन्म आधारित भेद सख्त होने लगे। जैसे यजुर्वेद में दिखता है, शूद्रों को शिक्षा और यज्ञों से दूर रखा गया। हालांकि वे समाज का हिस्सा थे, महिलाओं की स्थिति भी बदलती गई। पहले लोपामुद्रा जैसी महिलाएं मंत्र रचती थी, लेकिन अब उनकी यज्ञों में भागीदारी कम होती गई। फिर भी बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और मैत्री जैसी विदुषियों ने दर्शन पर चर्चा की। ये व्यवस्था भारत की जाति व्यवस्था की नींव बनी। इस काल में यज्ञ और शक्ति, ब्राह्मणों का उदय कैसे हुआ? कल्पना करें, गांवों में यज्ञ हो रहा है, धुआं उठ रहा है और मंत्र उच्चारण गूंज रहे हैं। अश्वमेघ और राजसूय जैसे यज्ञ न सिर्फ धार्मिक थे, बल्कि राजा की सत्ता को मजबूत करते थे। जैसा ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा गया है, ब्राह्मण यज्ञों के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे, इसलिए उनका प्रभाव समाज में सबसे ज्यादा था और कभी कभी ये राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे। संस्कार यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, और यही उनके समाज को संरचित करते थे। लेकिन कुछ लोग इन जटिल यज्ञों से ऊब गए और इसी के कारण उन्होंने तप, ध्यान, आत्मा, ब्रह्मा के एकत्व जैसे विचारों की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। छांदोग्य उपनिषद इसका एक उदाहरण है। अब ये समाज जनजाति से राजतंत्र की तरफ कैसे बदला, मतलब इस समाज में राजनीतिक बदलाव कैसे आए? आपने कभी सोचा है राजा इतने बड़े कैसे बने? पहले सभा समिति जैसे जनजातीय समूहों का बोलबाला था, लेकिन अब राजतंत्र उभरा और राष्ट्र एक परिभाषित क्षेत्र का विचार आया। जैसा तैत्तिरीय ब्राह्मण में है, राजा यज्ञों से अपनी सत्ता को देवी बनाते थे, सम्राट जैसे खिताब पाते थे। कुरु, पांचाल जैसे राज्य शक्तिशाली बने। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे गढ़वाल गांव इस बदलाव की पुष्टि करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का आध्यात्मिक प्रभाव अक्सर राजा पर भी भारी पड़ता रहा। अब इनका आर्थिक जीवन, मतलब ये खेती बाड़ी करते थे, व्यापार करते थे, क्या करते थे, किस तरह से अपनी आजीविका चलाते थे? तो अर्थव्यवस्था में भी इस काल में बदलाव आ रहा था। खेती अब इस समाज का मुख्य आधार बन रही थी, खासकर गंगा के मैदानों में चावल की खेती। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, लोहे के औजार, जिन्हें श्याम आयुष कहा जाता है, ने जंगलों को साफ करने और खेती को आसान बनाने में मदद करी। हस्तिनापुर की खुदाई में लोहे के हल और कुल्हाड़ियां मिली हैं। तो खेती में सरप्लस हुआ, इस कारण से इनका व्यापार भी बढ़ा। वस्तु विनिमय आम था, लेकिन निष्क, जो कि सोने के आभूषण होते थे, और सतमाना जैसी प्रारंभिक मुद्राएं उभरती हैं। मिट्टी के बर्तन, बुनाई, धातु कर्म, फले फूले, जो बढ़ते शहरीकरण को दिखाते हैं, और नदी मार्गों से व्यापार होना शुरू हुआ। अब इनकी फिलॉसफी कैसी थी? ये समाज को किस तरीके से देखते थे, जीवन को किस तरीके से देखते थे, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। इस काल में धर्म में भी बदलाव आया। जब सामाजिक जीवन बदल रहा है, राजनीतिक जीवन बदल रहा है, तो इनके धर्म और विचारों में भी परिवर्तन आएगा। इंद्र और अग्नि लोकप्रिय होते रहे, लेकिन प्रजापति, जो कि सृष्टिकर्ता माने जाते थे, और रुद्र, जो कि प्रोटोशिप थे, इसके बारे में हमने हड़प्पा सभ्यता में भी बात की, और विष्णु जैसे देवता उभरे, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है। सबसे बड़ा बदलाव था दर्शन का। उपनिषदों ने कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे विचार दिए।
मैं कौन हूँ, जैसे सवाल मुंडको उपनिषद से गूंजे। ये विचार वेदांत दर्शन की नींव बने और बाद में बौद्ध और जैन धर्म को प्रेरित किया। अब यहाँ की भाषा, शिक्षा और महाकाव्य कैसी थी, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। यह दौर सांस्कृतिक सम्मिश्रण का था। संस्कृत धार्मिक दार्शनिक विचारों की परिष्कृत भाषा बनी, जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों में दिखता है। गुरुकुलों में वेद, गणित, खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था, जैसा सतपथ ब्राह्मण में संकेत मिलता है। रामायण और महाभारत की कहानियां मौखिक रूप से शुरू हुई और स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिश्रण से कला, संगीत और कहानियां समृद्ध हुई। तो उत्तर वैदिक काल आज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसने वर्ण व्यवस्था, धर्म, सनातन धर्म की नींव रखी। इसने भारत की सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक पहचान बनाई। लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन, उपनिषद जैसे साक्ष्य इसका प्रभाव दिखाते हैं। यह दौर जनजाति जीवन का अंत नहीं था, बल्कि उस सभ्यता का प्रारंभ था जो भारत को आज भी परिभाषित करती है। तो बस यही थी उत्तर वैदिक काल की कहानी, यज्ञ, राजा, बड़े विचारों का दौर। तो बताएं, आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या था इसमें? दर्शन का उदय, ब्राह्मणों की शक्ति या राज्यों का बनना? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये इतिहास की सैर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, उत्सुक बने। नमस्ते, थैंक यू सो मच।